सर इथीन से इथेन। हाँ ओके, तो हम लोग इथेन से ब्यूटेन भी बना सकते हैं, इथेन टू ब्यूटेन, ये भी हम लोग बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, इथाइन टू ब्यूटाइन, ब्यूटेन, ये भी बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, और हम लोग बना सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करके मीथेन भी बना सकते हैं। तो हम लोग इथीन से ब्यूटेन भी बना सकते हैं, इथीन, क्योंकि रेने निकल हमने तुमको बताया था ना, रेने निकल को यूज करके हम लोग बना सकते हैं। अब राधिका हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने जा रहे हैं, जिसका तुम इतना ज्यादा यूज करोगी कि तुम टीचर से कहोगी कि सर आपने पढ़ाया कब था, और टीचर कहेगा वो तो हम तुमको पढ़ा चुके हैं। तो देखो बेटा क्या है वो, ठीक है स्टार्ट। देखो बेटा थर्ड तो रिएक्शन है बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो हेडिंग डालो, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है। कैसे करेंगे जरा समझो बेटा। तो बेटा रिडक्शन किस तरह से होता है और रिडक्शन से क्या फायदा होता है। तो राधिका देखो, रिडक्शन की पहले हम तुम्हें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख करके देते हैं, क्या होता है मतलब तुम समझ लो। जैसे तुमने लिखा RCOOH प्लस HI, HI जैसे आएगा तो HI एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो क्या करता है, RCH3 बना देता है प्लस वाटर प्लस I2। अब इसको बेटा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है तुमको। अब तुम मेन मुद्दा समझो रिएक्शन में क्या है। रिएक्शन कहती है कि भैया चाहे CH3COOH हो, चाहे CH3CH2COOH हो, चाहे CH3CH2CH2COOH, राधिका समझना। तो जो भी COOH होता है वो CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी COOH होता है वो CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कुल मिलाकर क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। तो अगर बेटा तुम इसका HI को यूज करके रिडक्शन करवाएंगे तो ये बन जाता है CH3CH3। फिर से हम HI को यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH3। तो फिर से हम यूज करेंगे तो CH3CH2CH2CH3। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। तो बेटा ये तुम्हें इस तरह से याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग को मेन बस रिएक्शन से मतलब है, उनके साइड प्रोडक्ट से यहाँ अभी कोई लेना देना नहीं है। तुमको आने सामने कभी भी इस तरह से ये रिएक्शन अगर आ जाए HI के साथ तो समझ जाना HI के साथ रिडक्शन होता है और COOH CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन। तो राधिका हम तुमको रिड्यूसिंग एजेंट और भी बताते हैं क्या होंगे, अभी थोड़ी देर में बताते हैं होगा। तो ये बेटा इस तरह से होता है, तुम्हें याद रखना होगा। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों को से सीखते हैं और क्या हो सकता है। तो राधिका चलो हम लोग अब और बातें सीखते हैं। नेक्स्ट अब हेडिंग डालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। तो बेटा हमने राधिका यहाँ पर क्या किया है, 5 कार्बन के एल्केन लिए, तो 5 कार्बन के आइसोमर्स बनाओ, यानी पेंटेन के आप आइसोमर्स बनाओ राधिका। पेंटेन क्या होता है, पेंटेन होता है C5 5 2 10 11 2। तो इसके आइसोमर क्या बनेंगे बेटा, एक 5 कार्बन सीधे सीधे लग जाएंगे और एक 5 कार्बन कुछ इस तरीके से लगेंगे कि पहले 4 लगा लो फिर 5 लगा लो, और एक बेटा 5 कार्बन कुछ इस तरीके से लग सकते हैं। तो ये 5 कार्बन को लगाने का तरीका है, ठीक है।
तो ये 5 कार्बन को बेटा लगाने का तरीका है। तो CH3 CH3 CH3, यहाँ तुम बैलेंसिंग के लिए H भी लगा सकती हो, तो ये देख लो बेटा तुम। तो बैलेंसिंग के लिए मैंने बेटा ये H लगा दिए हैं। अब राधिका हम तुमसे पूछने चाहते हैं कि इनमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ए का कि बी का कि सी का? तो हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स किसका ज्यादा होगा? अगर तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट्स का कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो हम तुमको बता देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर होता है। तो हम जो भी टेम्परेचर देते हैं, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये हुआ कि वाटर जो होता है, वो लिक्विड जो होता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा तो उसका मतलब उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। तो ये मतलब हुआ। तो राधिका तुम ये बात समझती होगी कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट पे, क्योंकि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसमें उतने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, और उन नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर और ज्यादा चाहिए। और मजे की बात तो राधिका ये है कि मैंने यहाँ पे एल्कोहल्स नहीं दिए, क्योंकि मैंने एक बार आपको बताया था कि जो एल्कोहल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एक्स्ट्रा बॉन्ड हो जाता है जिससे मॉलिक्यूल और बड़ा हो जाता है। तो उसमें तो ऑटोमेटिक बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा उसी का ही होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो बेटा सारे एल्केन्स है, और तुमको ये देखना होगा कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन ये कंसेप्ट तो तब लगेगा कि जब प्रोपेन दिया हो, ब्यूटेन दिया हो, पेंटेन दिया हो, तो पेंटेन का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे तो तीनों ही आइसोमर है, यानी तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो बेटा जब हमारे पास आइसोमर्स आते हैं तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को किस तरह से कंपेयर करते हैं, ये हम लोग को देखना होगा। तो राधिका तुमको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो तुम बताओ किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आज हम तुमको बता देते हैं बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम जो होता है वो उसका होता है जो सबसे ज्यादा ब्रांच होता है। जो सबसे ज्यादा ब्रांच होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कम होता है। तो बेटा सबसे ज्यादा ब्रांच कौन है? सी वाला। और सबसे कम ब्रांच कौन सा है? ए वाला। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ऐसा इसलिए होता है कि मॉलिक्यूल जो होता है सी वाला, ब्रांच ज्यादा होने की वजह से जो ब्रांच मॉलिक्यूल होते हैं वो एक स्फेरिकल शेप ले लेते हैं, और जो स्फेरिकल शेप होता है उसका वाटर की सरफेस में कांटेक्ट जो होता है वो कम होता है, वो सरफेस की कांटेक्ट में कम आता है। जैसे स्फेरिकल शेप जो होता है, जैसे गाड़ी का पहिया, तो गाड़ी का पहिया का जमीन से कांटेक्ट क्या होता है? बहुत ही कम होता है, सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसको जमीन से फ्रिक्शन बहुत कम मिलता है और गाड़ी का पहिया बहुत स्मूथली चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर ज्यादा ब्रांच हो गई तो बॉडी का शेप स्फेरिकल हो जाता है, और वो जिसमें हीट किया जा रहा होता है उसमें उसके कांटेक्ट में पूरी तरीके से नहीं आ पाता, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये होता है बेटा। तो बेटा तुमको ऐसी शॉर्ट में याद रखना होगा, तुम इसको शॉर्टकट में याद रख दो कि अगर तुम्हारे पास आइसोमर्स आएंगे तो जो आइसोमर जितना ज्यादा ब्रांच होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा कम होगा। ठीक है, तुमको ऐसे याद रखना है जैसे हमने तुमको बताया। ठीक है, और अगर बेटा दूसरे वर्ड्स में समझ जाओ तो हम दूसरे वर्ड्स में तो तुमको समझा देते हैं। दूसरे वर्ड्स में क्या है बेटा, वो हम तुमको लिख करके भी दे देते हैं कि मॉलिक्यूल का जो शेप है वो स्फेरिकल होने की वजह से उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। आप ऐसे भी समझो कि उसका शेप कैसा हो जाता है? उसका शेप हो जाता है स्फेरिकल, और स्फेरिकल शेप होने की वजह से उसका जो वो होता है सरफेस एरिया वो कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से वो जल्दी बॉईल कर जाता है। इसलिए
इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो उसका हम रीजन भी लिख देते हैं और बता देते हैं कि सबसे ज्यादा ए का है, फिर बी का है और सी का है, ड्यू टू ब्रांचिंग। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। और तुम एग्जैक्ट लिखना चाहो तो एग्जैक्ट भी लिख देते हैं, वैसे एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है। इसका 309 केल्विन होता है, इसका 301 केल्विन होता है और इसका होता है 282 केल्विन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। दिस इज ड्यू टू the fact, it is due to the fact that branching of chain makes the molecule more compact and thereby decrease the surface area. ठीक है बेटा? Yes, sir. Okay. Decrease the surface area. ओके बेटा, तो तुमको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये किस तरह से देखा, लेकिन यहाँ पे बेटा अगर मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग दिए हो तो उसमें उसका होगा कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा, ये आपको याद रखना। चलिए बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये हमने तुमको सही ढंग से बता दिया। चलिए, तो अब हम लोग जो आगे रिएक्शंस करने जा रहे हैं वो तुमको समझनी पड़ेंगी किस तरह से वो रिएक्शंस होती है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस जो हम लोग के काम की हो सकती है। तो नेक्स्ट रिएक्शंस हम लोग के पास जो भी आएंगी वो हम लोग देखेंगे एल्कीन्स की रिएक्शंस। बाय द वे, जो एल्केन्स शो करते हैं, जैसे तो तुमने देखा है कि आइसोमराइजेशन तो होता ही एक प्रोसेस। कभी कभी एल्केन्स में सी डबल बॉन्ड सी के, जैसे तुमने सी सिंगल बॉन्ड सी देखा है, वैसे सी डबल बॉन्ड सी भी होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी भी होता है। लेकिन ये प्रोसेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि जो एल्केन्स होते हैं, यानी कि सी सिंगल बॉन्ड सी जो होता है, वो सी सिंगल बॉन्ड सी का जो रोटेशन होता है उसके आधार पे भी कई सारे आइसोमर्स बनते हैं। और एल्केन्स के जो आइसोमर्स बनते हैं उसे हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। एल्केन्स में सी सिंगल बॉन्ड सी के अराउंड उनके रोटेशन से जितने भी आइसोमर्स बनते हैं उन्हें हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के नाम से जानते हैं, जो हम लोग बाद में देखेंगे कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एल्केन्स के किस तरह से बनाते हैं। वो भी उसमें खूब सारे नहीं बनते, उसमें रेस्ट्रिक्टेड बनते। एक बनता है ब्यूटेन का, एक बनता है हेक्सेन का और एक बनता है प्रोपेन का, इससे ज्यादा बनते भी नहीं। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो एल्केन्स की आइसोमर्स में आता है कि एल्केन्स जिस तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं सी सिंगल बॉन्ड सी के अराउंड, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। चलिए राधिका, अब हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स डालिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। चलो राधिका डालो हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो राधिका, हमने तुमको कुछ पढ़ाया था, उसी को आज हम यूज करने वाले हैं। मैंने बताया था दो तरह के KOH होते हैं, एक होता है एक्वस KOH, एक होता है एल्कोहलिक KOH। तो देखो राधिका, पीछे हमने शायद कहीं तुमको बताया था कि एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH किस तरह से काम करते हैं। मैंने दोनों रिएक्शन शायद आपको लिख के
बताई तो थी, देखते हैं कहीं लिखी हो तो दोबारा देख लेते हैं। ओके, तो देखो राधिका, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है एल्कोहलिक केओएच। तो एल्कोहलिक केओएच ने क्या किया था? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किया था। इसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। राधिका, स्क्रीन पे नजर आ रहा है? Yes, sir. तो देखो बेटा, ये एल्कीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बन गया कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से क्या होता है? एल्कीन बन जाती है। और मैंने बताया था कि अगर एक्वस केओएच लेंगे तो एक्वस केओएच में बीआर हट के ओएच आ जाता है। तो बेटा ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसलिए आप कहोगे सर एल्कीन की तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पहले से ही पता है। कैसे पता है? कहोगी सर जैसे लिखा CH2Cl, ये देखो, और मैंने ले लिया एल्कोहल KH। तो बेटा इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? तो कहोगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। कैसे होता है? ये देखो, ये बाहर निकल जाएगा। दिस इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हुई तो बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और साइड प्रोडक्ट तुम लिखना चाहो तो लिख सकती हो। इसमें KCl बनता है और वाटर बनता है। तो बेटा इस तरह से ये रिएक्शन है जो तुमको याद रखनी होगी। एक और भी लिख सकते हैं, CH3CH2CH2Br प्लस KOH। इसमें जो बेटा बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। तो बेटा ये एल्कोहलिक है। एल्कोहलिक का मतलब शराबी KOH। शराबी मतलब इसमें इथेनॉल की मात्रा होती है, इसलिए हम लोग उसको शराबी कहते हैं। तो शराबी KOH के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये तुम्हें बेटा अभी तक क्लियर है सब? ये बन गया। ये होता है बेटा, इस तरह से इसको हम लोग करते हैं। ओके, तो एल्कोहलिक KOH तब समझ गई किस तरह से ये काम कर रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग और भी कंटिन्यू करते हैं। तो राधिका अभी हम लोग और भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं इसमें। तो तुम्हारे सामने एल्काइंस को यूज करके बनाएंगे, एल्काइंस को यूज करके बनाने जा रहे हैं। तो ये तो तुम जानती हो कि एल्काइंस को यूज करके बनाया जा सकता है। कल दो तरीके बताए थे कि भैया तुम एल्काइन ले लो और उसके साथ H2 निखिल ले लो, या H2 रैनी निखिल ले लो, या H2 पैलेडियम ले लो। ये सब बताया था ना। तो उससे तुम एल्कीन बना सकती हो। और बेटा एल्कीन को बनाने के लिए एक और कैटलिस्ट लिया जाता है। उस कैटलिस्ट का नाम होता है लिंडलार कैटलिस्ट। उसका नाम होता है लिंडलार कैटलिस्ट। तो लिंडलार कैटलिस्ट बहुत ही फेमस है। उससे अगर एल्काइंस की रिएक्शंस कराते हैं तो हमें जो एल्कीन मिलती है उसकी यील्ड बहुत अच्छी होती है। लेकिन उस कैटलिस्ट का नाम बड़ा अजीब है, पता नहीं तुम याद रख पाओ कि ना रख पाओ, लेकिन हम तुम्हें लिख देते हैं। अच्छा, वो है alkynes can be produced, alkyne can be reduced to alkenes, using palladium charcoal, पैलेडियम चारकोल, ठीक है, कैटलिस्ट, partially deactivated with poison like sulfur, और partially
deactivated पैलाडाइज्ड charcoal is known as इसी को हम लोग कहते हैं बेटा लिंडलार कैटलिस्ट। तो आज के बाद तुमसे पूछा जाए लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है तो तुम तेजी से चिल्लाना। पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलाडाइज्ड चारकोल इज नोन एज लिंडलार कैटलिस्ट। ये होता है बेटा, तो उसको हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। और बेटा एक और भी जान लो, एक और चीज भी लिख देते हैं साथ में तुम्हें। नेक्स्ट, alkynes can also be reduced. Alkynes can also be reduced to alkenes with sodium in liquid ammonia. इससे भी होता है। और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया को पता है राधिका क्या कहते हैं? ये कोई तुमसे कहेगा ही नहीं कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का क्या मतलब है। तुमसे जो बोलेगा वो ये बोलेगा बर्च रिडक्शन। तो तुम समझ जाना बर्च रिडक्शन का मतलब कि एल्काइंस को रिड्यूस किया जाएगा एल्कीन्स में। रिड्यूस का मतलब समझती हो ना कि रिड्यूस क्यों कह रहे हैं, ऑक्सीडाइज थोड़ा ना कहेंगे। रिड्यूस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो उसमें ऐड हो रही है, ठीक है ना। जब हाइड्रोजन गेन होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। तभी तो एल्काइन से एल्कीन बन रही है क्योंकि एल्काइन में हाइड्रोजन गेन हो रहा है। जब गेन हो रहा है तो उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि एल्काइन रिड्यूस कर रही है एल्कीन्स में। दो मेथड से बताया, एक बताया लिंडलार कैटलिस्ट और एक बताया बर्च रिडक्शन। तो देखो बेटा, हम तुम्हें लिंडलार कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन दोनों लिख के दिखाते हैं। तो ये देखो बेटा, सबसे पहले हमारी स्क्रीन, ये तुम्हारी स्क्रीन, और इसमें हमने लिखने जा रहे हैं लिंडलार कैटलिस्ट। पैलेडियम चारकोल, दिस इज पैलेडियम चारकोल हाइड्रोजन। तो ये बन गया बेटा तुम्हारा एल्कीन, ठीक। और बेटा एक और तरीके से भी बन सकता है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन का मतलब सोडियम लिया जाएगा लिक्विड अमोनिया में तो भी बन सकता है। तो उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एरो बनाते हैं और लिख देते हैं सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया, तो भी बन जाता है आपका एल्कीन। उससे क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है। अब तुम कहोगे सर इसमें और भी कुछ खास बात होती होगी जो शायद आपने हमको नहीं बताई होगी, क्योंकि कैटलिस्ट बहुत खास है। हमने कहा हाँ बेटा होती तो है, लेकिन अब हम तुमको बताने जा रहे हैं वो रिएक्शन बहुत खास होती है। तो देखो बेटा क्या होता है खास, जैसे बेटा जैसे आपके पास मैंने एक जो है 4 कार्बन का एल्काइन लिख दिया। तो बेटा जो 4 कार्बन का एल्काइन है उसमें कुछ हेराफेरी होती है। कैसे हेराफेरी होती है जरा समझो। देखो बेटा कैसे हेराफेरी होती है। तो ये है तुम्हारी फिर हेराफेरी। देखो बेटा कैसे करते हो, तुम रिएक्शन दो तरह से करा सकती हो। एक हो सकता है बर्च रिडक्शन और एक हो सकता है लिंडलार कैटलिस्ट। बेटा जब लिंडलार कैटलिस्ट लेते हैं ना, उसमें हाइड्रोजन लगता तो है, लेकिन हाइड्रोजन की जो पोजीशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है और इस कंपाउंड का स्पेसिफिक नाम होता है। और लेकिन जब बेटा बर्च रिडक्शन करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन लगते तो हैं, लेकिन हाइड्रोजन की जो पोजीशन होती है वो कुछ इस तरह से लगती है। तो ये तभी समझा जा सकता है जब 2 से ज्यादा कार्बन
लिए जाए, इसलिए 4 कार्बन मैंने लिए। तो बेटा आपको एक बार हमने बताया था कि जब सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सिस, और जब सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस। तो बेटा यहाँ पर बनता है सिस ब्यूट टूइन, और यहाँ पे बनता है ट्रांस ब्यूट टूइन। तो ये तुमको याद रखना होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या लेते हैं, लेते हैं लिंड लार कैटलिस्ट। क्या कहते हैं, लिंड लार कैटलिस्ट। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बर्च रिडक्शन। रिएजेंट तुमको पता है कि बर्च रिडक्शन में क्या लेते हैं और लिंड लार कैटलिस्ट में क्या लेते हैं। तो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। क्योंकि बीच बीच में छेड़ती रहा करो तो पता पड़ता रहेगा, तुमको पता ही नहीं पड़ेगा। चलो ओके, लिंड लार कैटलिस्ट। तो ये बेटा हमने तुमको बता दिया कि किस तरीके से ये काम होता है। ओके, तो तुमने आज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन डाली, एक है लिंड लार कैटलिस्ट और ये है बर्च रिडक्शन। ये दोनों ही बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है और वो एल्काइन को रिड्यूस कर रहे हैं, किसमें, एल्कीन। अब तुम्हें एक एक टर्म का मेथोलॉजी क्लियर होगा। रिड्यूस का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और जो बगल में रिएजेंट होता है वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट ही उसको रिड्यूस करवाएगा। ओके, इस तरह से होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा और समझते हैं क्या क्या हो सकता है। तो ये पार्ट तुम्हें बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है कि लिंड लार कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन तुम्हारे सामने भविष्य में बार बार आता रहेगा, तो उससे तुमको घबराने की जरूरत नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालिए हमारे साथ, लिखिए एडिशन ऑफ हैलोजेंस। लिखिए एडिशन ऑफ हैलोजेंस। देखिए बेटा कैसे, बहुत आसान होती है रिएक्शन, तो एकदम बाएं हाथ का काम होती है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन में मैंने ब्रोमीन का अगर एडिशन करते हैं तो ये बेटा एल्कीन की प्रॉपर्टी है कि एल्कीन में ब्रोमीन ऐड होती है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बहुत ही आराम से प्रोडक्ट बन जाता है। दोनों पोजीशन पे क्या होता है, एक एक Br अटैच हो जाता है। दोनों पोजीशंस पे एक एक Br अटैच हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन। तो तुम और भी रिएक्शंस एक दो लिख सकती हो, जैसे हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 in presence of carbon tetrachloride, that is CCl4. तो CH3 CH Br और यहाँ फिर CH2 Br, ये बेटा ठीक है। और ये तो तुम जानती हो बेटा कि अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन बनती है। ये तुमको रिएक्शन काफी बार बता सकते हैं, पहली बताई भी है, इसलिए हमने इस रिएक्शन को नहीं लिखा है। कहो तो बता दें कि अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनती है। चलो अच्छा हम लिख देते हैं। ये तो मैंने एल्कीन की रिएक्शन बताई कि उसमें ब्रोमीन ऐड हो सकता है। देखो एक बेटा रिएक्शन और जान लेते हैं। ये देखो बेटा अल्कोहल CH3 CH2OH, और अगर तुम सही से पूरा लिखना चाहो तो तुम पूरा भी लिख सकती हो। जैसे तुमने लिखा CH3 CH2OH, ये है बेटा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन राधिका किसकी प्रेजेंस में होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है।
और ये टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 443 केल्विन। ये टेम्परेचर लोगों को नहीं याद रहता है और बड़े बड़े खेल हो जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बेटा मैंने क्या बताया था, डिहाइड्रेशन होता है, इसका मतलब ये जो वाटर है ये बेटा यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से तुम्हारा एल्कीन बन गया और पानी बाहर निकल गया, तो उसका नाम ही डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स है। तो एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन बनती है, और उल्टा भी कर सकते हैं, एल्कीन्स का हाइड्रेशन करोगे तो वापस एल्कोहल बन जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना, हाइड्रेशन मतलब पानी ऐड करना, ये होता है। तो बेटा जब एल्कीन पे ब्रोमीन जुड़ता है दोनों पोजीशंस पे, तो जो कंपाउंड होता है वो कलरलेस बनता है। ये जो होता है बेटा, ये कैसा होता है, कलरलेस। दिस इज कलरलेस, कलरलेस, ये कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। तो ठीक है, ठीक है राधिका, Yes, तुम sir. और भी देख सकती हो, और भी डिहाइड्रेशन करा सकती हो, मैं तुम्हें और भी करा देता हूँ डिहाइड्रेशन थोड़ा। देखो बेटा तुम्हारे सामने हो सकता है तुमको कोई कंफ्यूज करने के लिए कह दे सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा, लेकिन हो सकता है तुम जोश में आ जाओ और कहो सर ने तो बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल का करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल का करते हैं तो कीटोन बनता है। बेटा वो ऑक्सीडेशन था जो पिछले टर्म पे बताया था, हम ऑक्सीडेशन नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो, हम ये कह रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना। तो बेटा अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो भी एल्कीन बनती है, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, मतलब बनेगी एल्कीनी। अगर तुम्हें सेकेंडरी अल्कोहल में और भी क्वेश्चंस बना दें, जैसे हमने ये देखो, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल या 2 डिग्री अल्कोहल। इसका बेटा अगर हम डिहाइड्रेशन कराएंगे तो भी बेटा तुम्हारे पास एल्कीन बनेगी। देखो एल्कीन बन के तैयार हो गई, कैसे बनी बेटा, इसके बगल वाले कार्बन से हमने H निकाल लिया, H और OH मिलकर वाटर निकल गया, डबल बॉन्ड। और बेटा अगर तुम्हारे पास टर्शरी अल्कोहल क्यों ना आ जाए तो भी बेटा एल्कीन ही बनेगी। तो मेरे ख्याल से अब तुम समझ गई होगी बहुत कि चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो चाहे सेकेंडरी अल्कोहल हो, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं और वही टेम्परेचर जो बताया था वो लेते रहते हैं, तो हमारे पास एल्कीन ही बनती है और कुछ नहीं बनता। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक कार्बन से H और एक कार्बन से OH निकलेगा। अगर तुमको बनाने में दिक्कत है तो मैं इसको खोल देता हूँ। ये देखो बेटा CH2 और ये H, और ये देखो मैंने बेटा CH2 के एक H को और OH मिला करके वाटर बाहर निकाल दिया और एल्की C डबल बॉन्ड C आ गया। तो एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन तुमने बहुत अच्छी तरीके से देखा कि कैसे हो रहा है। ओके बेटा, इसी को कहते हैं एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन, जिससे एल्कीन बनती है। ठीक है, तो राधिका अब हम तुम्हें जो है एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि बेटा तुम्हारे पास, क्वेश्चन ये है बेटा तुम्हारे पास कि तुम्हें इथेनॉल से कन्वर्जन है, तो बेटा तुम्हारे पास ध्यान से सुना, तुम्हें इथेनॉल से ब्यूटेन बनाना है, तुम्हें इथेनॉल से ब्यूटेन बनाना है। कैसे बनाओ, बना करके इथेनॉल से ब्यूटेन, इथेनॉल से ब्यूटेन। आवाज आ रही बेटा मेरी? Yes, sir. हाँ, तो बेटा खुद बनाओ इथेनॉल से ब्यूटेन। इथेनॉल से ब्यूटेन।
तो इथेनॉल से ब्यूटेन बनाना है, बनाइए। इथेनॉल से ब्यूटेन। तो बेटा इसके स्टेप्स हम तुमको बताएं, बन गया। कैसे बनाया बोल के बताओ स्टेप्स। तो पहले डिहाइड्रेशन किया, एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन किया तो एल्कीन बन गई, ठीक है बेटा। फिर उसमें हाइड्रोजन ऐड किया तो इथेन बन गया। एल्केन बन गया, इथेन बन गया, ठीक है। फिर और फिर उसका क्लोरीनेशन किया तो C2H5Cl बना। हाँ, फिर और फिर उसका वुड्स रिएक्शन कर दिया। ये बात देखो देखो देखो, मैं एकदम, तुमने सीक्वेंस से तुमने पढ़ा और सीक्वेंस तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ था और उन्हें खटाक से कन्वर्जन कर लिया। पता है इस कन्वर्जन में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो सीक्वेंस में पढ़ते नहीं है, नोट्स इनके सीक्वेंस से बनते नहीं है और अचानक जब कन्वर्जन आता है तो उल्टे सीधी चीजें उसमें लगाते हैं और हो ही नहीं पाता उनका। तो तुमको सीक्वेंस पता था जिससे तुम कर ले गई। इस सर ने एक एक करके सीक्वेंस बताया है और उसी सीक्वेंस में सर ने क्वेश्चन दिया है, ठीक है बेटा। बहुत अच्छी बात है कि तुमने किस तरह से किया। तो ठीक है, ओके गुड। तो तुमने बना लिया इथेनॉल टू ब्यूटेन। तो ये तुम्हारा होमवर्क था जो तुमने कर लिया, ओके। तो बेटा अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, इसमें कुछ और रिएक्शंस भी हैं उनको देखते चले जाते हैं। और बेटा तुमको स्कूल वाली और रिएक्शंस तो नहीं है तुम्हारे पास स्कूल वाली? नो सर। अच्छा, स्कूल की तो एक रिएक्शन तुम्हारे कोर्स में बहुत कॉमन चल रही होगी, चलो हम लिख के देते हैं, तुम बताओ देखिए तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। 6CO2 plus 6 mole water that gives, क्या बनता है बेटा? तो C6H12O6 और क्या बनता है? plus 6O2। यस, C6H12O6 plus O2 बनता है। बैलेंसिंग अपने आप से कर लेना। तो बेटा इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है, वो जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो हम लोग अपनी सांस में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यही होती है, इसको कहते हैं क्लोरोफिल, पता नहीं ऊपर वगैरह कुछ लिखते हैं और रिएक्शन हो जाती है। तो बेटा ये भी बता दो साथ में कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज बताओ बेटा। मॉलिक्यूलर कितना होता है? ओके, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट हमने तुमको रटवा दिया है, वो होता है 180। तुम इसको रट करके चलो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कोई भी पूछे उसको तुम पहले ही जवाब दे दो 180 होता है। और बेटा राधिका सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। सुक्रोज मतलब शुगर होती है, यानी कि चीनी जो तुम्हारे किचन में डिब्बे में पड़ी है और तुमने सुबह सुबह से चाय भी पी है। C12H22O11 शुगर, शुगर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 342। ये तुम्हें याद रखना होगा। ये ऐसे मॉलिक्यूलर वेट है जो बड़े बड़े एग्जाम्स में यूज होंगे और अगर आप इसको निकालने में बहुत समय लगाएंगे तो क्वेश्चन ही छूट जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि सुक्रोज, और अगर तुम्हारे पास कोई H2SO4 दे दे तो उसका भी याद रखो 98 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट दे दे, जैसे तुम एटॉमिक नंबर मास नंबर लर्न करती हो ना, वैसे ये वाले तुमको मोलर मास भी पता होने चाहिए 24 घंटे, मतलब बिना किसी डाउट के कि H2SO4 का 98 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है। और ठीक है बेटा, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो तुमको ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी किस तरह से किया जा रहा है काम। तो अब हम लोग और रिएक्शन आगे कंटिन्यू करते हैं, तो तुमको समझनी पड़ेगी। उसका नाम है बेटा एल्कीन्स की रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस शायद मैंने तुमको एक बार समझाई भी थी। तो ओजोनोलिसिस बेटा तुम अब हेडिंग डाल दो, ओजोनोलिसिस। कैसे बताई थी? मैंने बताया था कि कभी भी तुम्हारे पास कोई एल्कीन गिवन हो, तो एल्कीन सबसे पहले तुम बना लो। कभी भी तुम्हारे पास कोई एल्कीन गिवन हो, जैसे तुमने लिख दिया मान लो यहाँ पे है CH3, यहाँ पर है H डबल बॉन्ड C
CH3H। ये देखो राधिका, हमने कोई एल्कीन, अगर हम बेटा एल्कीन का ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो ओजोनोलिसिस किसकी प्रेजेंस में होता है? वो होता है ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और जिंक। जिंक भी यहाँ मौजूद होता है, ठीक है। तो ये होता है बेटा। तो सबसे पहले बेटा इसमें क्या होता है, एक मोलो ओजोनाइड बनता है। मोलो ओजोनाइड कैसे बनता है? वो बीच का एक इंटरमीडिएट होता है। मोलो ओजोनाइड बनाना काफी आसान सा काम होता है। ये मैंने तुमको बना करके दे दिया, ये तुम्हारी स्क्रीन पे बना हुआ है। इसको कहते हैं मोलो ओजोनाइड, नाम है इसका मोलो ओजोनाइड। और जब मोलो ओजोनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी वाटर से जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो तुम्हारे पास बेटा प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बनता है? CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C CH3H। और इसका हमने शॉर्टकट भी आपको बताया था। कैसे बताया था बेटा राधिका? इधर देखो हमारे बोर्ड पे कि बेटा जो पहला बॉन्ड होता है उसको तोड़ते हैं तो क्या आता है? OH OH मिलता है। तो पहला बॉन्ड तोड़ा, OH OH मिला। दूसरा बॉन्ड तोड़ा, दूसरा बॉन्ड भी राधिका अगर हम तोड़ते हैं तो फिर OH OH मिलता है। तो दोनों कंपाउंड को हाइड्रोलिसिस में दोनों तरफ OH OH मिलता है। तो हम तुम्हें अब करके दिखाते हैं, देखो कैसे मिला। ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसको OH मिला, इसको OH मिला। दूसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको OH मिला, इसको OH मिला। एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते बेटा, इसलिए ये वाटर बाहर निकल जाता है और इस कार्बन के पास O रह जाता है। यहाँ पे बेटा वाटर बाहर निकल जाता है और इस कार्बन के पास O रह जाता है। इसलिए बेटा हमने इसका आपको शॉर्टकट बताया था कि ओजोनोलिसिस कभी भी एल्कीन की हो, मतलब डबल बॉन्ड की हो, तो आपको करना क्या होगा? छोटा सा काम करना होगा। आप सीधा बोलेंगी कि डबल बॉन्ड तोड़ दो और ओ दोनों को ओ ओ दे दो, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सीधा पकड़ा दो, और कोई भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने इसका शॉर्टकट बताया था कि ओलो ओलो निकल लो। क्या बताया था? ओलो ओलो निकल लो, ठीक है। तो देखो कैसे हम ओलो ओलो निकल लो कर रहे हैं। कोई भी कंपाउंड आ जाए, ये देखो, देखो राधिका, इधर देखो। अगर तुम बीच में कुछ नहीं गड़बड़ करना चाहती, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए एग्जाम में आता है, तो तुम कैसे बनाओगी? कहोगी ओजोन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, जिंक होता है, वाटर होता है। कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे? कहोगी ये वाला बॉन्ड बीच वाला तोड़ देंगे और कहेंगे ओलो ओलो निकल लो। ये देखो बेटा, ओलो ओलो निकल लो। ये देखो बेटा। अब तुम कहोगे सर CH2O नाम का कैसा प्रोडक्ट होता है? ये तो हमने कभी नहीं देखा। हमने कहा तुमने देखा है। CH2O तो मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन CH2O को ऐसे लिखते हैं, देखो HCH। और HCH तो तुमने देखा है, इसका नाम होता है मीथेनल, या इसका और भी नाम होता है। जनरल नाम क्या होता है HCHO का? HCHO का जनरल नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होता है? फॉर्मेल्डिहाइड, या इसको बेटा हम लोग मीथेनल के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ नहीं करना होता है, ये तो सीधा सीधा शॉर्टकट है। ओलो ओलो निकल लो। तो मेरे ख्याल से तुमको बेटा ये क्लियर हो गया होगा। आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके, तो बेटा हम लोग फिर से करते हैं। ओलो ओलो निकल लो। चलो CH3CH डबल बॉन्ड CH और बेंजीन। तो बेटा अगर हम इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो रिएजेंट क्या लिखेंगे? ओजोन कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिंक वाटर, और बीच में इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ये देखो राधिका, मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया, और ब्रेक करते ही मैं क्या कहूंगा? ओलो ओलो निकल लो। तो देखो बेटा, ओलो ओलो निकल लो मैंने लगा दिया। तो उसमें एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका बेटा? बेंजल्डिहाइड। दिस इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कहते हैं ये होता है।
और बेटा राधिका ये भी समझ लो, जैसे मान लो तुम्हारे सामने कोई बालक आए, वो बालक कहेगा कि एल्काइन की करके दिखाओ, तो तुम पहले एल्काइन बनाओ। तो तुमको उसको कहना होगा बालक को कि कहना बालक कि उसमें क्या होता है, एल्कीन में उसमें कहते हैं ओलो ओलो निकल लो, मतलब बॉन्ड टूट गया। अब इसमें बेटा बालक को कहोगी, तुम कहोगी ओलो ओलो बने रहो। क्या कहोगी? ओलो ओलो बने रहो। तो देखो कैसे बनता है। तो देखो CH3, इसको भी O दे दो, इसको भी O दे दो, और बीच में एक बॉन्ड लगा दो। तो इसका नाम होता है ओलो ओलो बने रहो। क्या लिखा होगा? ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिंक और वाटर। हो गया बेटा, ठीक है। बस आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है। और देखना चाहो तो और भी देख सकती हो। पूरी रिएक्शन कंप्लीट देखना चाहो तो कंप्लीट भी हम तुमको दिखा देते हैं। देखो बेटा कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन कैसे होती है बेटा? जैसे तुमने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अगर तुम बेटा तुम लिखती हो ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और जिंक, तो बेटा यहाँ पर मोनो ओजोनाइड बनता है। कैसे बनता है? देखो तुम्हारे सामने बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी ऊपर बनाया था। देखो बेटा इसको कहते हैं मोनो ओजोनाइड, या कई लोग इसको मोलू भी कहते हैं। मोलू से नहीं याद रख पाओ तो गोलू भी कहते हैं। तो ये बेटा ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिंक। अब बेटा तुम हाइड्रोलिसिस करोगी तो वही फंडा आ जाएगा, क्योंकि दो ही बॉन्ड टूटते हैं, एक बॉन्ड टूट नहीं पाता, इसलिए हम लोग कहते हैं ओलो ओलो बने रहो, ओलो ओलो बने रहो। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। फिर से देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो राधिका बेटा इसका करो ओजोनोलिसिस। कैसे करोगी ओजोनोलिसिस? आओ, ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिंक, वाटर। कैसे करोगी राधिका? कहोगी सर जहां डबल बॉन्ड है उसको कहेंगे ओलो ओलो निकल लो, और सर जहां ट्रिपल बॉन्ड है उसको कहेंगे ओलो ओलो बने रहो। देखो प्रोडक्ट बन, देखो भाई समझ में आया? तो इस तरह से बेटा रिएक्शंस की जाती है। तो ये एल्कीन्स की रिएक्शंस थी और एल्कीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस बेटा एल्कीन्स नहीं देते हैं, ओजोनोलिसिस एल्कीन्स देती हैं, एल्काइंस देते हैं। इसलिए मैंने इसको एल्केन्स वाले फॉर्म में नहीं बताया था। जब मैं एल्केन्स की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था तो मैंने उस समय नहीं बताया था। ठीक है बेटा, अब तुमको जाते जाते क्लास ओवर हो गई है। अब तुमको जाते जाते एक एसिड का नाम याद रखना होगा जिसका हम अगले टर्म पे यूज करेंगे, HOCl। HOCl का नाम पता है तुमको बेटा क्या होता है? HOCl सर हाइपोक्लोरस एसिड। यस, हाइपोक्लोरस एसिड। हमने तुरंत जवाब दिया, वाह भाई वाह। चलो बेटा इसका नाम बताओ, LiAlH4 का बताओ। इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और NaBH4 का क्या नाम होता है? NaBH4 का नाम होता है सोडियम बोरो हाइड्राइड। इसका नाम होता है सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो बेटा ये दोनों पता है क्या होते हैं? ये दोनों बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तुम कहोगे सर कब यूज करने? मान लो रिड्यूसिंग एजेंट तुम भूल जाओ, तो रिड्यूसिंग एजेंट हम तुम्हें लिख देते हैं अलग से कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं। तो तुम कहोगे सर अभी तो देखे थे, H2 और रेने निखिल देखा तो था,
ये रिड्यूसिंग एजेंट है। H2 प्लैटिनम, ये भी देखा था। H2 पैलेडियम कार्बन, ये भी देखा था। सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये भी देखा था। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी देख लिया। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी देख लिया। और कौन सा देखा? सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो बेटा ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस कराएंगे, यानी उसमें हाइड्रोजन को एड ऑन कराएंगे। ऐसे ही बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ कि हमने तुमको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुम कहोगे सर आप बहुत बार लिख चुके हैं, आपने एक बार तो बहुत स्पेशली लिखा था, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, that is K2Cr2O7 plus H2SO4. This is acidified potassium dichromate. ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब बेटा तुमको यहाँ पर हम क्लास ओवर कर रहे हैं।